Hello everyone, is it audible now? Is it clear? Very good afternoon to all of you. Hello everyone, is it audible now? Is it clear? Very good afternoon to all of you. एक बार ऑल फाइन करके लिख दीजिए तो अपन सेशन स्टार्ट करते हैं जल्दी से, और सबके साथ में शेयर करो भाई, सभी के साथ में शेयर करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सबके साथ में शेयर करेंगे जल्दी से। जितने भी टेलीग्राम ग्रुप है आप लोगों के, फेसबुक ग्रुप है ना, सब जगह पर शेयर करो। आज से नया चैप्टर, नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज़ परमेबिलिटी। तो सबको पता लग जाना चाहिए, तो सबका फ़ायदा हो इसमें, सबका भला है। तो आप सभी के साथ में शेयर कर दीजिए ज़रा जल्दी से। फिर अपन स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेशन। आज का टॉपिक है परमेबिलिटी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और सब होगा भाई, सब सब्जेक्ट कराऊंगा मैं क्विक रिवीजन में, मतलब ये आपका क्रैश कोर्स में सब सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। स्टील भी आपको पढ़ाया जाएगा, स्ट्रक्चर भी पढ़ाया जाएगा, आरसीसी तो मैं पढ़ा चुका हूँ, जियोटेक में पढ़ा ही रहा हूँ, सब पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ज़रा सबके साथ में पहले शेयर कर दो, शेयर करना इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए तो सेशन में सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ इधर, है ना। सेशन अपन जल्दी से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सेशन में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आज का टॉपिक जो है वो है परमेबिलिटी। आज का जो टॉपिक है मेरे पास वो है परमेबिलिटी। अब बात आती है कि परमेबिलिटी क्या होता है। तो परमेबिलिटी की मैं सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहा हूँ ताकि आप लोग के पास में प्रॉपर नोट्स बन जाए। परमेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, मैं लिख रहा हूँ, परमेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल ड्यू टू विच, या ऐसा लिखते हैं, परमेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल which allows the flow of water through the interconnected voids of the soil. Okay, which allows the flow of water through the interconnected voids ऑफ दी सॉइल। अब मेरी बात को यहाँ पर सुनना, मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि परमेबिलिटी सॉइल का वो प्रॉपर्टी है, परमेबिलिटी सॉइल का वो प्रॉपर्टी है जो सॉइल में से वाटर को फ्लो होने देता है। मैं क्या बोला आपको कि परमेबिलिटी सॉइल का वो प्रॉपर्टी है जो सॉइल में से वाटर को फ्लो होने देता है। किसके थ्रू होने देता है? तो मैं बोल रहा हूँ इंटरकनेक्टेड वॉइड्स के थ्रू होने देता है। तो जो जैसे कि मैं आपको कहूँ कि मेरे पास में ये कोई मटेरियल है, मैं एक ग्लास यहाँ से पानी डालूँ तो क्या यहाँ से पानी बाहर निकल पाएगा? क्या नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वॉइड्स नहीं है। यदि वॉइड्स होते तो यहाँ से बाकायदा पानी फ्लो हो जाता, लेकिन इस पर यदि आप पानी डालेंगे तो इसमें से यहाँ से पानी बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें वॉइड्स नहीं है। मतलब ये क्या है? इम्परमिएबल है। तो ऐसे मटेरियल जिनमें वॉइड्स होते हैं, और ये वॉइड्स भी कैसे होना चाहिए? इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। ये वॉइड्स कैसे होना चाहिए? इंटरकनेक्टेड होना चाहिए कि एक वॉइड दूसरे वॉइड से जुड़ा हो, कि तीसरा चौथे से जुड़ा हो, चौथा पांचवें से जुड़ा हो, पांचवा छठे से जुड़ा हो। तो ये सभी वॉइड्स एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए। तो जैसे ही आप पानी डालेंगे, ये सभी वॉइड्स एक दूसरे से कनेक्टेड है तो वाटर बाहर आ जाएगा। मैं यदि आपको कहूँ कि मेरे पास एक बैग में क्ले है, एक बैग में ग्रेवल है, दोनों में मैंने पानी डाला, सबसे पहले पानी किस में फ्लो हो जाएगा? मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास एक बैग में क्ले है, दूसरे बैग में ग्रेवल है, दोनों में मैंने एक एक ग्लास पानी डाला सेम टाइम पर, सबसे पहले पानी मुझे किस में से फ्लो होता हुआ नजर आएगा? ऑफ कोर्स ग्रेवल में से। क्यों? क्योंकि ग्रेवल में जो वॉइड्स है वो वॉइड्स क्या है? इंटरकनेक्टेड है, बड़े बड़े वॉइड्स है, और वो क्या है? इंटरकनेक्टेड। पहला वॉइड दूसरे से जुड़ा है, दूसरा तीसरे से जुड़ा है, तीसरा चौथे से जुड़ा है। तो जैसे मैंने पानी डालूंगा पूरा पानी बाहर हो जाएगा। लेकिन क्ले के केस में क्या होता है? क्ले के केस में नंबर ऑफ वॉइड्स भले ही ज्यादा हो, क्ले के केस में नंबर ऑफ वॉइड्स भले ही ज़्यादा हो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भले ही ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि वॉइड्स इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं। एक वॉइड यहाँ है तो दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, चौथा यहाँ होगा, पांचवा वहाँ होगा,
तो वॉइड्स आर नॉट प्रॉपरली इंटरकनेक्टेड, तो वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। तो पानी जब आप डालोगे तो पानी को रास्ता खोजना पड़ेगा कि पहला वॉइड यहाँ है, अब दूसरा कहाँ है, वो ढूंढेगा, भाई दूसरा वॉइड यहाँ है, तीसरा किधर है, इधर है, फिर चौथा किधर है, इधर है, पांचवा किधर है, इधर है, फिर इस तरीके से उसमें टाइम चला जाता है, तो इसकी परमेबिलिटी कम होती है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि जितने भी आपकी कोर्स ग्रेन सॉइल है उनकी परमेबिलिटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो हमने यहाँ पर लिखा कि जो परमेबिलिटी है, जो परमेबिलिटी है किसकी, कोर्स ग्रेन सॉइल की, ये अपन ने लिखा कोर्स ग्रेन सॉइल। तो कोर्स ग्रेन सॉइल की जो परमेबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी किससे, परमेबिलिटी ऑफ कौन सी सॉइल से, फाइन ग्रेन सॉइल से। सो परमेबिलिटी ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल से। सो परमेबिलिटी ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल इज ग्रेटर देन द परमेबिलिटी ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल, ये हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर मैं कहूँ कि जो परमेबिलिटी होती है वो पार्टिकल के साइज पर डिपेंड करती है, जिसका जितना बड़ा पार्टिकल का साइज होगा उसमें उतनी ज़्यादा परमेबिलिटी होगी, क्योंकि जब पार्टिकल के साइज बड़े बड़े रहते हैं ना तो जो वॉइड्स आपके फॉर्म होते हैं वो वॉइड्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पर हम परमेबिलिटी को के से डिनोट करेंगे, अभी मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा कैसे हम के से डिनोट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको शो कर देता हूँ कि परमेबिलिटी को हम के फॉर्म में शो करेंगे, मतलब ये अपने आप में कोफिशिएंट है, इसको हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। तो मैं यहाँ पर कह दूंगा कि सबसे बड़ा कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो मुझे देखने को मिलेगा वो मुझे देखने को मिलेगा ग्रेवल में, उसके बाद मुझे देखने को मिलेगा सैंड में, उसके बाद मुझे देखने को मिलेगा सिल्ट में, और सबसे कम कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होगी आपकी क्ले की। मतलब क्ले एकदम फाइन मटेरियल है तो उसकी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी एकदम कम होगी, और ग्रेवल सबसे बड़ा साइज रखता है कोर्स ग्रेन सॉइल में तो उसकी परमेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। तो ये आपका परमेबिलिटी यहाँ पर क्या हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है। समझ में आ रही मेरी इतनी बात, आवाज़ वगैरह सब क्लियर आ रहा है, कोई समस्या तो नहीं है, क्या हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, सब बराबर है ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर इतनी बात हमें यहाँ पर थी क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर मैंने आपको कहा कि यहाँ पर हमने क्या किया, ये परमेबिलिटी को फाइंड करने की कोशिश की, एक परमेबिलिटी का हमने टेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश की। तो मैंने कहा कि हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट किया हम लोगों ने, मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक सॉइल का सैंपल है, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक सॉइल का कुछ इस तरीके से सैंपल ले लिया मैंने। इस सॉइल के सैंपल में मुझे मान लेने दीजिए कि भैया ये आपका एक पीजोमीटर अपन ने यहाँ पर लगा रखा है। पीजोमीटर क्या होता है, पीजोमीटर बोले तो प्रेशर हेड मेजर करने के लिए काम में आता है ना, प्रेशर हेड मेजर करने के काम में आता है। अभी मैं बताता हूँ आपको डिटेल में, ठीक है। तो अपन ने एक यहाँ पर लगा रखा होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। समझ में आई मेरी बात। तो अपने वाटर का यहाँ से सप्लाई दिया, ये आपका क्या है, पूरा ये आपका पूरा सॉइल सैंपल है, दिस इज योर सॉइल सैंपल। तो लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल में मान लेता हूँ कितना है हमारे पास, दिस लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल इज एल, मैंने लिख दिया दिस लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल इज एल, एल इज द लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल। और यहाँ पे मैं इसमें लिख भी देता हूँ कि दिस इज योर सॉइल सैंपल, ठीक है। अब वाटर फ्लो होगा हाई हेड से लो हेड की तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास लोअर हेड है कुछ इस तरीके से। ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट मैंने यहाँ पर क्या किया, वाटर से सप्लाई किया। तो यहाँ पर मेरे पास हेड इतना था वाटर सप्लाई का, और जब वाटर इसमें से पास हुआ तो वाटर की एनर्जी का लॉस हुआ और वो वाटर यहीं तक राइज हुआ। तो ये मुझे क्या देखने को मिल रहा है, ये मुझे वाटर के हेड में लॉस देखने को मिल रहा है, जिसको हम डेल्टा एच से डिनोट करेंगे। यदि आप लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रखा होगा तो आप हेड लॉस का मीनिंग समझते होंगे, है ना। हेड लॉस का मीनिंग आप लोग भली भांति समझते होंगे। यदि मैं कहूँ कि बीच में ये सॉइल सैंपल मौजूद नहीं है, केवल ये ग्लास का एक ट्यूब है, तो आप यहाँ से पानी डालो
आपका पानी पूरा यहाँ तक पहुँच जाएगा, सेम लेवल तक पहुँच जाएगा, इस ट्यूब में पानी यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन चूंकि बीच में सॉइल सैंपल मौजूद है, तो यहाँ से जब वाटर आएगा तो वाटर और सॉइल सैंपल के बीच में फ्रिक्शन होगा, ड्रैग फोर्सेस लगेंगे, जिसके कारण वाटर की एनर्जी का लॉस होगा। तो वाटर जो वास्तविक तौर पर यहाँ तक पहुँचना चाहता था वो वहाँ तक ना पहुँचते हुए यहीं तक रह गया। इसको बोलेंगे हम हेड डिफरेंस, या इसको हम कहेंगे हेड लॉस। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा था कि मैं मान लेता हूँ कि ये आप लोगों का पॉइंट क्या है। मैं मान लेता हूँ ये आपका एक पॉइंट ए है, मैं मान लेता हूँ ये आपका एक पॉइंट बी है। तो ए क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, बी क्या है, एंडिंग पॉइंट है। यहाँ से फ्लो आपका स्टार्ट हुआ, यहाँ जाके फ्लो एंड हुआ। तो यहाँ पर हमने एक डेटम लाइन भी मान रखा है। अपन ने यहाँ पर क्या मान लिया, अपन ने यहाँ पर एक डेटम लाइन मान रखा है। ठीक है, इस डेटम लाइन में आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं आपको कह देता हूं, जैसे कि मैंने कहा ये पीजोमीटर है। पीजोमीटर क्या करता है, पीजोमीटर हेड मापता है। तो यहाँ पर जैसे ही आपका हेड मिला, जैसे कि यहाँ से मुझे पता चला 2 मीटर का हेड है, यहाँ पर ये मैंने क्या किया, 2 मीटर का हेड है, तो मेरे को क्या मिला, ये प्रेशर हेड की वैल्यू मिली 2 मीटर। ठीक है, तो आप इसमें वाटर का राइज देख सकते हैं कि कितना ऊपर तक वाटर गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, कि ये आपने क्या मेजर किया, ये आपने यहाँ पर मेजर किया प्रेशर हेड एट ए। इसको अपन क्या लिखेंगे, प्रेशर हेड एट ए लिख सकते हैं। इन द सेम वे यहाँ पर आप लोगों ने क्या मेजर किया, बी के लेवल पर, कि बी पर कितना प्रेशर हेड आ रहा है, तो इसको अपन ने लिखा प्रेशर हेड एट बी। इस तरीके से अपन ने यहाँ पर लिख दिया। सब बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि ए पर प्रेशर हेड है, तो ये डेटम से कितना ऊपर है, तो ये डेटम से मैं लिख लेता हूँ किसी डिस्टेंस z पर इतना ऊपर है, और ये बी पॉइंट यहाँ से कितना ऊपर है, मैं मान लेता हूँ कि आपका ये बी पॉइंट सपोज डेटम से z भी ऊपर है। इतनी बात यहाँ पर क्लियर हो गई। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपका ए पर आप मुझे टोटल हेड निकालने के लिए कहें, तो मैं आपको एक बात बहुत ही साफ तौर पर क्लियर करना चाहता हूँ, कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में, इन जियो टेक में, है ना, क्या होगा, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में हमारे पास जो टोटल हेड होता है वो क्या होता है, जनरली टोटल हेड क्या होता है, ये होता है आप लोगों का प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस एलिवेशन हेड, ये होता है आप लोगों का। आप लोग क्या लिखते हैं, आप लोग लिखते हैं यहाँ पर कि भैया प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस एलिवेशन हेड। तो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में हम वेलोसिटी हेड की वैल्यू लगभग 0 मान लेते हैं, या इसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इसकी टर्म बहुत छोटा आता है। कारण क्या है, कारण ये है कि भैया यहाँ पर वाटर क्या हो रहा है, सीपेज हो रहा है, वाटर का डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कोई पाइप फ्लो नहीं है, पाइप में से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी फ्लो होता है, इसलिए वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। ये सॉइल के वॉइड्स के थ्रू पानी फ्लो रहा है, तो एकदम कम मात्रा का पानी फ्लो रहा है, मतलब डिस्चार्ज की मात्रा यहाँ पर कम है, इसलिए वेलोसिटी हेड भी यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। तो वो इतना कम होता है कि अपन उसको 0 मान सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास जो टोटल हेड निकल कर आता है यहाँ पर जियोटेक्निकल में, वो प्रेशर हेड प्लस एलिवेशन हेड ही निकल कर सामने आता है। मैंने कहा चलिए ठीक है, तो क्या मुझे पॉइंट ए पर टोटल हेड बता सकते हैं क्या कितना आ रहा है, ये बर्नौली की इक्वेशन थी, ठीक है। तो टोटल हेड यहाँ पर मेरे पास कितना आ रहा है, प्रेशर हेड प्लस एलिवेशन हेड। तो मैंने यहाँ पर निकाल दिया, टोटल हेड एट ए विल बी इक्वल टू प्रेशर हेड एट ए प्लस आपका क्या हो जाएगा, एलिवेशन हेड एट ए हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। इन द सेम वे टोटल हेड एट बी निकाल सकते हैं क्या अपन लोग, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। बी पर टोटल हेड कितना दिख रहा है, प्रेशर हेड एट बी प्लस एलिवेशन हेड एट बी, तो अपन यहाँ पर इसको भी ऐड कर दिया, प्रेशर हेड एट बी प्लस एलिवेशन हेड एट बी हमें पता लग गया। तो आप देखिए फ्लो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, पॉइंट ए से फ्लो स्टार्ट हुआ था और पॉइंट बी पर जाकर एंड हुआ। तो क्या यहाँ पर मैं पता कर सकता हूँ क्या कि सॉइल के द्वारा जब पानी फ्लो हुआ तो वाटर की एनर्जी में लॉस कितना हुआ, मतलब ये डेल्टा एच लॉस हुआ था। तो यहाँ पर ये डेल्टा एच की जो वैल्यू है, जितना लॉस हमें दिख रहा है एनर्जी में, वो हो जाएगा आपका टोटल हेड एट ए माइनस ऑफ टोटल हेड एट बी। ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ए पर सबसे ज्यादा एनर्जी अवेलेबल था, आप देखो ए पर सबसे ज्यादा एनर्जी अवेलेबल है, बी पर कम एनर्जी अवेलेबल है। तो वाटर विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई हेड टू लो हेड, हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ वाटर फ्लो होता है, मतलब ए से बी की तरफ पानी फ्लो हो रहा था सपोज। तो हमें जो लॉस देखने को मिला वो लॉस या हेड डिफरेंस हमें इतना देखने को मिला कि टोटल हेड एट ए माइनस टोटल हेड एट बी।
समझ में आई मेरी इतनी बात। अब यहाँ पर आपका एल क्या है, एल होता है लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल, या मैं इसको कहूँ कि यह है लेंथ ऑफ फ्लो पाथ। व्हाट इज एल, एल इज द लेंथ ऑफ फ्लो पाथ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ एल आपका क्या है, लेंथ ऑफ फ्लो पाथ है, ये क्या है आप लोगों का, लेंथ ऑफ फ्लो पाथ है। डेल्टा एच क्या है आप लोगों का, डेल्टा एच है यहाँ पर हेड लॉस कहो, या फिर आप इसको हेड डिफरेंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हेड डिफरेंस भी हम इसको यहाँ पर बोल सकते हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि एल है लेंथ ऑफ फ्लो पाथ। अब इसका मीनिंग क्या होता है लेंथ ऑफ फ्लो पाथ का, लेंथ ऑफ फ्लो पाथ का मीनिंग होता है कि आपके वाटर ने आपकी सॉइल में कितना डिस्टेंस कवर किया, आपके वाटर ने आपकी सॉइल में कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज लेंथ ऑफ फ्लो पाथ। तो वाटर ने कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया, तो टोटल इतना लेंथ वाटर ने कवर किया, तो एल मेरा क्या हो गया, लेंथ ऑफ फ्लो पाथ हो गया। चूंकि आपको पिक्चर में ऐसा देखने को मिल रहा है कि लेंथ ऑफ फ्लो पाथ लेंथ ऑफ सॉइल के बराबर आ रहा है, आपको इस पिक्चर में देखने को मिल रहा है कि लेंथ ऑफ फ्लो पाथ लेंथ ऑफ सॉइल एल के बराबर आ रहा है, तो मैंने लिख दिया एल इज द लेंथ ऑफ फ्लो पाथ। आपको डेल्टा एच पता है, आपको एल पता है, तो डेल्टा एच बाई एल आप करेंगे तो आपको एक टर्म मिलेगा जिसको हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कहेंगे। तो आइए मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पर मैं एक टर्म निकाल रहा हूँ दैट इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो मैं लिख रहा हूँ I इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई एल। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा I इक्वल टू डेल्टा एच बाई एल। तो डेल्टा एच आप समझते हैं हेड लॉस है, एल क्या है, लेंथ ऑफ फ्लो पाथ। तो आपने इन दोनों का रेशियो लिया तो आपको I मिला, और I को हम कहते हैं यहाँ पर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। क्या कहते हैं अपन इसको, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। इसका यूनिट होता है क्या, ये मीटर में था, डेल्टा एच हेड लॉस जो था वो मीटर में था, लेंथ ऑफ फ्लो पाथ भी मीटर में था, तो दोनों के बीच का रेशियो लिया तो हमें यहाँ पर क्या मिला, यूनिट लेस क्वांटिटी मिला। तो ये आप लोगों का क्या है, एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। मैंने यहाँ पर एक बात नोटिस किया, कि हेड लॉस जितना ज़्यादा होगा, हेड लॉस या हेड डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी उतना ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर इस बताना चाह रहा था आप लोगों को कि देखो, यदि आपको ये डेल्टा एच इंक्रीज करना है, हेड डिफरेंस इंक्रीज करना है, तो यहाँ पर जो सप्लाई था वाटर का उसका हेड बढ़ा दो, यहाँ पर आप वाटर का हेड क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, और यहाँ पर वाटर का हेड सेम रहने दो भले, तो आपका हेड डिफरेंस और बढ़ जाएगा। हेड डिफरेंस बढ़ जाएगा तो आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर हेड क्या कर दिया, सपोज मैंने ये इंक्रीज कर दिया, तो हेड डिफरेंस भी आपका इंक्रीज हो गया होगा। जैसे ही मैं हेड बढ़ा देता हूँ, वाटर की स्पीड यहाँ से बढ़ जाती है, समझ रहे हो, हेड मैंने यहाँ पर बढ़ाया तो वाटर की स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। आप मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं बोल रहा हूँ पहले इतनी थिकनेस का वाटर आ रहा था, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ बीच में, पहले एकदम छोटा सा डेप्थ का वाटर फ्लो हो रहा था, समझ में आ रही है, तो उसकी स्पीड कम थी। अब बड़ी डेप्थ का वाटर फ्लो हो रहा है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा रहेगी, मतलब मैं यहां पर हेड क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर दे रहा हूं वाटर का, जिसके कारण उसकी स्पीड क्या हो जा रही है, फ्लो होने की इंक्रीज कर जा रही है। तो हेड इंक्रीज कर दिया जाए, मतलब ये हेड डिफरेंस यदि इंक्रीज कर दिया जाए तो वाटर और ज्यादा स्पीड से फ्लो होने लगता है। आप सोचो ये सॉइल का ये वाला एंड ए था, ये बी था, अब ये थोड़ा सा टिल्ट है, अब मैंने यहां से पानी दिया, यहां से पानी निकला, कुछ वेलोसिटी होगी पानी की। अब यदि मैं इसको और टिल्ट कर दूं, अब पानी दो तो बहुत ज्यादा स्पीड से फ्लो हो जाएगा। अब इसको मैंने और टिल्ट कर दिया, यहां से पानी दिया तो यहां से और ज्यादा स्पीड से फ्लो हो गया। तो हो क्या रहा था कि मैंने हेड डिफरेंस, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच का जो हेड डिफरेंस था उसको बढ़ा दिया था मैंने। तो जब मैं हेड डिफरेंस बढ़ा देता हूं तो वाटर की स्पीड जो होती है फ्लो होने की वो और इंक्रीज कर जाती है। तो हेड डिफरेंस इंक्रीज करता है मतलब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इंक्रीज करता है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करता है। क्या बोल रहा हूं, हेड डिफरेंस इंक्रीज हुआ, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इंक्रीज हुआ और आपका वेलोसिटी भी इंक्रीज हो गया। तो मैं यहां पर एक टर्म लिख के देता हूं, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट हमने क्या ऑब्जर्व किया कि आपका जो v है, जो आपका वेलोसिटी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के। आप जैसे जैसे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बढ़ाते जाएंगे आपका वेलोसिटी भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ये v है वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो।
ये कब होता है? जब आपके पास लेमिनार फ्लो रहे तब, है ना। यदि कोई दूसरा टाइप का फ्लो आ गया, जैसे टर्बुलेंट या ट्रांजिशन स्टेट आ गई, तो उस टाइम पे आपको ये फ्लो देखने को नहीं मिलेगा इन लेमिनार कंडीशन, है ना, इन लेमिनार फ्लो कंडीशन। ये हमें वहां पर देखने को मिलेगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये कंडीशन हमें लेमिनार स्टेट में देखने को मिल सकती है। तो मैंने कहा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, तो प्रोपोर्शनलिटी का हम सिंबल हटाते हैं, तो V इज इक्वल टू अपन ने क्या लिख दिया, I लिख दिया, तो V इज इक्वल टू ये आपका क्या हो गया, KI हो गया। यहाँ पर मैंने एक कोफिशिएंट यूज कर रखा है K, और इस कोफिशिएंट K को ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ये कोफिशिएंट ऑफ K को ही हम कहते हैं यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। इसको अपन क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कहते हैं। और ये जो मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाया, ये था आपका डार्सी का लॉ। तो V इज इक्वल टू KI, ये वास्तव में क्या है, ये डार्सीस लॉ है। ये क्या था आपका, ये आपका डार्सी का लॉ था। यहाँ पर इसकी यूनिट बता सकते हैं क्या, इसकी यूनिट क्या निकलेगी कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की? तो यूनिट जो होगी यहाँ पर K आपका क्या जाएगा, K आपका हो जाएगा V डिवाइड में I। V की यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी। V इज द यूनिट, V इज द वेलोसिटी, तो इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। I क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, जो कि यूनिट लेस है। तो कुल मिलाकर क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि आप लोगों का जो वेलोसिटी है उसका यूनिट ही आपके K का यूनिट होगा। तो यहाँ पर आपका जो K है, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, इसका जो यूनिट होगा वो यूनिट रहेगा मीटर पर सेकंड में। आप चाहें तो सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर डे, सेंटीमीटर पर डे, किसी भी यूनिट में एस्टिमेट कर सकते हैं। तो जो वेलोसिटी की यूनिट होगी वही आपकी K का भी यूनिट रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर जो V है वो है आपका डिस्चार्ज वेलोसिटी। यहाँ पर V क्या है आप लोगों का, आपने यहाँ जो V निकाला ये आपका क्या था, डिस्चार्ज वेलोसिटी था। समझने वाली बात यह है, डिस्चार्ज वेलोसिटी था। समझने वाली बात यह है कि आपका जो वाटर फ्लो हो रहा है, वो वाटर, आपका जो वाटर फ्लो हो रहा है वो वाटर डिस्चार्ज वेलोसिटी से फ्लो नहीं हो रहा है। ये वाटर किससे फ्लो हो रहा है, सीपेज वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है। मतलब ये डिस्चार्ज वेलोसिटी है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि आपका ये सॉइल सैंपल था, आपका ये सॉइल सैंपल था, है ना, सॉइल सैंपल ऐसा टिल्ट था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ से अपने पानी दिया और यहाँ से बाहर निकला पानी, तो ये बीच में पूरा क्या है, सॉइल सैंपल। अब देखो आपने ये पूरा क्रॉस सेक्शन कंसिडर कर लिया, इस पूरे क्रॉस सेक्शन के रिस्पेक्ट में यदि आप वेलोसिटी निकालेंगे तो आपको डिस्चार्ज वेलोसिटी मिलेगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, ऑल ऑफ यू प्लीज लिसन माय वर्ड्स। मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ कि आपका सॉइल सैंपल है, ठीक है, मैंने यहाँ से 5 लीटर पानी दिया, आई हैव गिवन 5 लीटर पानी फ्रॉम हियर एंड वी हैव रिसीव्ड हियर। तो 5 लीटर पानी हमने यहाँ से दिया। अब ये जो 5 लीटर पानी आपने यहाँ से दिया, ये 5 लीटर पानी डिवाइड में ये पूरा क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया में डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आप देखिए मुझे वेलोसिटी मिलेगा। वेलोसिटी क्या होता है आप जानते हैं, आपका जो डिस्चार्ज होता है वो होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, AV अपन लिखते हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी, ये आपका होता है ना। तो यहाँ से मुझे जो निकलेगा वेलोसिटी वो निकलेगा डिस्चार्ज डिवाइड में A, और A क्या है आपका, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया है, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया है। समझ रहे हैं, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया है सॉइल सैंपल का, ऑफ सॉइल सैंपल, ऑफ सॉइल सैंपल। मतलब V जो है ये वो वेलोसिटी है जो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो होती हुई बताई गई है। लेकिन एक बात आप सोचो कि आप टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया से पानी फ्लो हो रहा है क्या भाई, टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया से पानी फ्लो हो रहा है क्या, नहीं, पानी जो फ्लो हो रहा है वो इन वॉइड्स से फ्लो हो रहा है। एक वॉइड यहाँ मौजूद है, दूसरा वॉइड यहाँ मौजूद था, तीसरा वॉइड यहाँ मौजूद है, एक वॉइड यहाँ है, एक वॉइड यहाँ है, एक वॉइड यहाँ है, एक वॉइड यहाँ है। इस तरीके से ये जो वॉइड्स यहाँ पर बने हुए हैं, इन वॉइड से वाटर फ्लो हो रहा था, ना कि टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया से वाटर फ्लो हो रहा था। मेरी भाषा को समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपका जो वाटर फ्लो हुआ, डिस्चार्ज वेलोसिटी जो आपने निकाली वो किसके लिए निकाली, ये टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए निकाली। लेकिन टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया से पानी फ्लो नहीं हो रहा है, पानी किससे फ्लो हो रहा है, ये वॉइड्स में से पानी फ्लो हो रहा है। बाकी पोर्शन में तो सॉइल सॉलिड मौजूद है ना, बाकी पोर्शन में क्या मौजूद है, सॉइल सॉलिड मौजूद है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो वेलोसिटी निकला है, इट इज कॉल्ड डिस्चार्ज वेलोसिटी, इट इज नॉट द एक्चुअल वेलोसिटी।
ये वो वेलोसिटी नहीं है जिससे पानी फ्लो हो रहा हो, पानी किसी अदर वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, और वो जो अदर वेलोसिटी है वो आपकी सीपेज वेलोसिटी कहलाएगा। सो मैं यहां पर लिखता हूं नोट करके, नोट क्या है कि डिस्चार्ज वेलोसिटी, वाटर इज नॉट फ्लोइंग विथ डिस्चार्ज वेलोसिटी, वाटर इज नॉट फ्लोइंग थ्रू discharge velocity, water is flowing through seepage velocity, water is flowing through seepage velocity। ठीक है, ये किससे फ्लो होता है? सीपेज वेलोसिटी से फ्लो होता है, जो कि इन वॉइड्स के थ्रू हम निकालेंगे। तो मैं यहां पर लिखता हूं, ये आपका था टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्या था आपका? टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया। टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया की यदि आप बात करें तो आपको यहां पर डिस्चार्ज वेलोसिटी मिलेगा, डिस्चार्ज वेलोसिटी आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन यदि मैं वॉइड्स की बात करूं कि वॉइड से जो पानी फ्लो हो रहा है ना, क्रॉस सेक्शन ऑफ वॉइड्स, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वॉइड्स की यदि मैं बात करूं तो इन वॉइड से एक्चुअल वेलोसिटी फ्लो हो रहा है, एक्चुअली वाटर इन वॉइड से फ्लो हो रहा है, तो जो वेलोसिटी है वो है आप लोगों की सीपेज वेलोसिटी। अब मेरे को एक बात बताओ, दोनों में से बड़ा कौन होगा? डिस्चार्ज वेलोसिटी बड़ा होगा या सीपेज वेलोसिटी? डेफिनेटली आपका सीपेज वेलोसिटी बड़ा होगा, क्योंकि सीपेज वेलोसिटी छोटे से एरिया से फ्लो होता है। जब एरिया कम होता है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप एक पाइप लो, पाइप को नल से कनेक्ट कर दो, आपके घर में जो भी टैप होगा उससे कनेक्ट कर दो, पानी उस पाइप से निकालो, निकल रहा है। अब उसको थोड़ा सा अपने ये जो थंब होता है उससे थोड़ा सा हाफ दबा दो, तो आपने पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या कर दिया? कम कर दिया, तो वेलोसिटी देखना आप और बढ़ जाएगी। तो एरिया रिड्यूस कर देने से वेलोसिटी बढ़ जाता है। तो आपने ये जो डिस्चार्ज वेलोसिटी निकाल रखा था, ये टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए निकाल रखा था, तो वेलोसिटी कम आई थी। लेकिन हम छोटे से वॉइड्स के लिए देखेंगे तो आपकी सीपेज वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा आएगी डिस्चार्ज वेलोसिटी से। तो यहाँ पर हम निकालते कैसे हैं सीपेज वेलोसिटी? तो जो सीपेज वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रहा है? वॉइड्स पर डिपेंड कर रहा था, तो यहाँ पर हम वॉइड्स के हिसाब से ही निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लिख के दे रहा हूँ कि आप लोगों का, मैं यहाँ पर आपके लिए लिख के दे रहा हूँ कि आप लोगों का जो डिस्चार्ज वेलोसिटी है, सॉरी आप लोगों का जो सीपेज वेलोसिटी है, ये सीपेज वेलोसिटी यू कैन डिटरमाइन एज सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइड में मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? पोरोसिटी। क्या हो जाएगा आपका? पोरोसिटी हो जाएगा। तो सीपेज वेलोसिटी को मैं Vs से डिनोट कर रहा हूँ, तो Vs इक्वल टू डिस्चार्ज वेलोसिटी इज V एंड पोरोसिटी आपका ईटा। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये फॉर्मूला निकल कर आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा ये आपके लिए, है ना। इसके लिए एक टर्म और निकल कर आएगी यहाँ पर, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, S इंटू पोरोसिटी। ये आपका क्या होगा? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल कर आया है। अब मैं बोल रहा हूँ फॉर फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल, है ना। मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ? फॉर फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल। फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल के लिए अपन क्या लिख देंगे? डिग्री ऑफ सेचुरेशन आपका क्या हो जाएगा? 1। भाई जब सॉइल में से कोई सॉइल सैंपल है उसमें से पानी फ्लो हो रहा है तो सॉइल पूरी सेचुरेटेड ही होगी ना, तो मैं यहाँ पर डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना ले रहा हूँ? 1। तो आपका सीपेज वेलोसिटी कितना निकल कर आया? सीपेज वेलोसिटी आप लोगों का निकल कर आया डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइड में डिग्री ऑफ सेचुरेशन तो 1 हो गया, तो डिवाइड में पोरोसिटी। आप लोग जानते हैं ये डिस्चार्ज वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है? ये जो डिस्चार्ज वेलोसिटी की वैल्यू होती है, मैं भी आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया। डिस्चार्ज वेलोसिटी आपका कितना आता है? V इक्वल टू KI आता है। इसको हम क्या कहते हैं? डार्सी का लॉ कहते हैं। तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ कि आप लोगों का यहाँ पर जो सीपेज वेलोसिटी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये डार्सी लॉ के हिसाब से डिस्चार्ज वेलोसिटी हो जाएगी K इंटू I डिवाइड में आपका पोरोसिटी। तो जब भी आपको सीपेज वेलोसिटी निकालना है तो सबसे पहले आप लोगों को डिस्चार्ज वेलोसिटी निकालना पड़ेगा और उसको पोरोसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ? जब भी आपको सीपेज वेलोसिटी निकालना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डिस्चार्ज वेलोसिटी निकालना पड़ेगा और उसको पोरोसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके आपको सीपेज वेलोसिटी मिल जाएगा। अब डिस्चार्ज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज वेलोसिटी आप डार्सी लॉ से निकाल सकते हैं। डार्सी का लॉ इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्चार्ज वेलोसिटी इज इक्वल टू K इंटू आई। K है आपका कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, I क्या है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो ये था आप लोगों का परमेबिलिटी पर एक डिस्कशन।
है ना। एक बार मैं कैमरा पूरा घुमा देता हूँ कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ डाला। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ लिया? अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया, क्या पढ़ डाला अपन ने यहाँ पर? अपन ने देख लिया कि आपकी परमेबिलिटी क्या होती है, कौन से सॉइल के लिए परमेबिलिटी कितना होता है, कैसा कैसा होता है, सबसे ज़्यादा ग्रेवल की होती है, सबसे कम क्ले की होती है। ये हमने पूरा ऑर्डर देखा। उसके बाद हमने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा। एक्सपेरिमेंट में भी मैंने आपको टोटल हेड वगैरह निकालना बताया, हेड डिफरेंस बताया, लेंथ ऑफ फ्लो पाथ बताया। यदि आपको हेड डिफरेंस पता है, लेंथ ऑफ फ्लो पाथ पता है, तो आप इजीली यहाँ पर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। फिर मैंने आपको उसके अंदर डार्सी लॉ बताया। डार्सी लॉ के अंदर भी हमने देखा कि डार्सी लॉ डिस्चार्ज वेलोसिटी के लिए दिया गया है। तो फिर हमने देखा कि वास्तविक तौर पर जो डिस्चार्ज वेलोसिटी से पानी फ्लो नहीं होता है, सीपेज वेलोसिटी से पानी फ्लो होता है। तो फिर अपन ने यहाँ पर सीपेज वेलोसिटी भी निकाल कर डिस्कस कर ली। क्लियर है? तो इतना सारा अभी तक हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए, सब कुछ क्लियर है? प्रणाम भाई आकाश शाह। मैं बोर्ड नंबर 1 को रब कर देता हूँ, है ना। बोर्ड नंबर 1 को मैं रब कर रहा हूँ। एक बार जरा सबको शेयर कर दो और बोल दो कि भाई सेशन स्टार्ट हो गया। बच्चों को लगता है कि कभी होगा, कभी होने वाला है फ्यूचर में, ऐसा टाइप का वो लोग समझते हैं लिंक देख के। लिंक भेजो और बोलो कि भैया सेशन चालू हो गया, अटेंड कर सकते हैं सभी लोग जो भी करना चाहें। चलिए अपन लोग आगे बढ़े, आगे का अपन लोग डिस्कस करते हैं अब। ठीक है, अभी मेरे को आप लोगों को पढ़ाना है फैक्टर्स अफेक्टिंग द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। क्या पढ़ाना है मुझे पढ़ाना है फैक्टर्स अफेक्टिंग द कोएफिशिएंट ऑफ अफेक्टिव परमेबिलिटी। हाँ भाई, क्वेश्चन वगैरह मैं करवा दूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। ठीक है, क्या लिख रहे हैं मेरे दोस्त यार, भाई बंधु? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। यहाँ पर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से अपने को क्रैश कोर्स कंप्लीट करना है, अपना सिलेबस, है ना। तो मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ और मैं लिख रहा हूँ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है
फैक्टर्स अफेक्टिंग कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। ठीक है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे हमारी परमेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो मेरी बात को यहाँ पर आप लोग सुनिएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी अपन यहाँ पर देखते हैं। मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, k इज इक्वल टू, मैंने एक इक्वेशन यहाँ पर लिख दिया आप लोगों के लिए, और वो इक्वेशन में कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ कि k इज इक्वल टू सी डी टेन स्क्वायर, डी कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं, इंटू ई क्यूब डिवाइड में 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइड में म्यू इंटू 1 डिवाइड में के एक्स इंटू सरफेस एरिया का स्क्वायर इंटू 1 डिवाइड में टी स्क्वायर, 1 2 3 4 है ना, इंटू आप चाहें तो मैं और कुछ लिख सकता हूँ, a इंटू 1/b इंटू 1/c इंटू 1/d। इस तरीके से ये पूरा एक इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो ये सब वो फैक्टर्स हैं जो आपकी इस कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को प्रभावित करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। अब मैंने कहा किस तरीके से करते हैं उसको समझते हैं। मैंने यहाँ पर कहा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एलन हेजन इक्वेशन क्या है यहाँ पर, यह है आप लोगों का k इज इक्वल टू सी डी टेन स्क्वायर। यह है हमारा यहाँ पर एलन हेजन इक्वेशन। ये आप लोगों का क्या है यहाँ पर, यह है एलन हेजन इक्वेशन। एलन हेजन इक्वेशन के हिसाब से आपका जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है वो क्या हो सकता है, वो इतना हो सकता है। यहाँ पर k क्या है, k आप लोग जानते हैं, ऑफ कोर्स ये आप लोगों का कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है। ठीक है, इसको आप लोग सेंटीमीटर पर सेकंड में निकाल सकते हैं। c और जो d10 है ये आपका क्या है, इफेक्टिव साइज है, इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल्स है ना, इफेक्टिव साइज ऑफ क्या है, पार्टिकल्स है। और इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं, है ना, इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं इसको भी आप सेंटीमीटर में ले सकते हैं, क्योंकि ये सेंटीमीटर पर सेकंड में निकाल रहे हैं तो उसको भी सेंटीमीटर में रखना होगा। और c जो है ये है आपका एक कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू है आप 100 ले सकते हैं। तो c का वैल्यू आप 100 ले लीजिए। जब आप सेंटीमीटर में काम कर रहे हैं, यदि mm में काम कर रहे हैं तो c का वैल्यू 1 ले सकते हैं। यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करेंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा हेलन हेजन इक्वेशन में। मुझे पता क्या लगा, d क्या है, इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल है, d10। ये d10 मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जब मैंने आपको पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कवर पढ़ाया था। मैंने आपको कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी निकालना सिखाया था, d60/d10, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर निकालना सिखाया था, d30 स्क्वायर डिवाइड बाई d60 इंटू d10। तो जब मैंने आपको d10 पढ़ा चुका हूँ। d10 क्या है, d10 मतलब आपकी सॉइल में जो d10 है ये वो पार्टिकल्स का साइज है जिसके लिए परसेंटेज फाइनर सिर्फ मात्र 10% है। ठीक है, तो जैसे कि मैं कहूँ कि d10 का वैल्यू मेरे पास 5 mm आया, d10 का वैल्यू मेरे पास सपोज 5 mm आया, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो टोटल सॉइल है उसमें 10% ऐसा सॉइल है, आपकी जो टोटल सॉइल है उसके अंदर 10% ऐसा सॉइल है जिसका साइज 5 mm से छोटा है। ये मीनिंग होता है d10 का। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। तो आप देखिए जैसे जैसे पार्टिकल का साइज इंक्रीज होता है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये फैक्टर है साइज का कि आपके पार्टिकल का साइज आपकी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को क्या करता है, अफेक्ट करता है। जैसे जैसे पार्टिकल का साइज बढ़ेगा कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए देखिए सबसे बड़ा साइज किसका होता है, ग्रेवल का, उससे छोटा सैंड का, उससे छोटा सिल्ट का, और सबसे छोटा क्ले का। तो सबसे ज्यादा परमेबिलिटी किसकी, ग्रेवल की, उससे कम सैंड की, उससे कम सिल्ट की, और सबसे कम क्ले की। ऐसा ऑर्डर मैं आपको थोड़ी देर पहले पढ़ा चुका हूँ। यहीं पर कहीं पर मैंने आप लोगों को लिख के दिया था कि कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ग्रेवल की सबसे ज्यादा, उससे कम सैंड की, उससे कम सिल्ट की, और सबसे कम क्ले की होती है। तो यहाँ से मैंने आपको निकाल के भी बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास है वो है लॉरेंट्ज़ इक्वेशन।
क्या है, लॉरेंट्ज इक्वेशन। ये लॉरेंट्ज इक्वेशन क्या है, लॉरेंट्ज इक्वेशन है आप लोगों की log बेस 10 के इंटू स्पेसिफिक सरफेस एरिया का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू पोरोसिटी। तो यहाँ पर एस एस ए ये क्या चीज़ है, तो ये तो हमारा सबसे पहले मैं लिख देता हूँ लॉरेंट्ज इक्वेशन। ये आप लोगों का क्या है, लॉरेंट्ज इक्वेशन है। तो यहाँ पर हम लोगों ने आपको क्या बताया कि आपका ये जो एस एस ए है ये क्या है, ये है आप लोगों का स्पेसिफिक सरफेस एरिया है। ये क्या है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया। ठीक है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया का मतलब आप समझते हैं कि गिवन यूनिट वेट ऑफ सॉइल को सरफेस एरिया कितना चाहिए, दैट इज द स्पेसिफिक सरफेस एरिया कहलाएगा। जैसे कि मैं कहूँ मेरे पास 5 kg ग्रेवल है, मैंने कहा कि मेरे पास क्या है 5 kg ग्रेवल है, तो 5 kg ग्रेवल को इतना सरफेस एरिया लगा। ठीक है, ये अपना 5 kg क्या था, ग्रेवल था सपोज। ठीक है, और मैं कहूँ कि मेरे पास अब 5 kg क्ले है, तो 5 kg क्ले को कितना लगेगा एरिया, इतना ज़्यादा एरिया लग जाएगा। सब जगह क्ले को हम पूरा क्या कर देंगे, अपने सरफेस पर स्प्रेड कर देंगे। तो आप लोग खुद ही सोचिए, ये आपका क्या है 5 kg क्ले है। आप लोग खुद सोचिए यहाँ पर कि यदि मैं बात करूँ सरफेस एरिया का, तो पर यूनिट वेट के लिए, मतलब यहाँ पर केजी के लिए आपको एरिया क्या मिला, कम, और यहाँ पर एरिया क्या मिला आपको, बहुत ज़्यादा। तो कितना एरिया कवर कर रहा है आपका मटेरियल, वो आपका कहलाता है पर यूनिट वेट ऑफ सॉइल के लिए स्पेसिफिक सरफेस एरिया। तो अब देखिए मटेरियल जितना फाइन होता है उसका सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होता है, और यहाँ पर मटेरियल जितना बड़ा साइज का होगा, कोर्सर होगा, उसका सरफेस एरिया उतना कम रहेगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपका जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है वो क्या है, सरफेस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। तो आपका जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है वो स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है। आप यहाँ पर बड़ी वाली इक्वेशन में देख लो, D10 मतलब K क्या था, प्रोपोर्शन में था D10 के। पार्टिकल का साइज ज़्यादा होगा तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी भी ज़्यादा होगा। यहाँ पर स्पेसिफिक सरफेस एरिया मैंने कहाँ लिखा है, इन्वर्स में लिखा है, तो K इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन ऑफ स्पेसिफिक सरफेस एरिया। मतलब मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ कि आपका यदि स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है, इसका मीनिंग ये होगा कि कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ रहे मेरी बात को? तो यहाँ पर देखना, मेरी बात को ध्यान से सुनोगे कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया का ज़्यादा हो जाना, इधर से बताता हूँ कि इफ़ आपको पता लगता है कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया आपकी सॉइल में क्या है, ज़्यादा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होने का मीनिंग क्या है कि पार्टिकल क्या है, फाइन है। इसका मीनिंग ये हुआ फाइननेस क्या है आपकी सॉइल में, है ना, फाइननेस क्या है आपकी सॉइल में, ज़्यादा है। और जब फाइननेस ज़्यादा है तो वॉइड्स इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे, है ना। सो कनेक्टिविटी ऑफ वॉइड्स, कनेक्टिविटी, मैं पूरा कैमरा इधर कर लेता हूँ, कनेक्टिविटी ऑफ वॉइड्स क्या है, कनेक्टिविटी ऑफ वॉइड्स पुअर है, लेस है। तो ऐसे कंडीशन में आपकी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कुल मिलाकर स्पेसिफिक सरफेस एरिया का ज़्यादा होना परमेबिलिटी का कम होने को शो करता है। तो यहाँ पर ये थी आपकी लॉरेंट्ज इक्वेशन। ठीक है, तो थर्ड नंबर का इक्वेशन अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, वो है कॉजेनी-कॉर्मन इक्वेशन। आपका क्या है वो, कॉजेनी-कॉर्मन्स इक्वेशन। कॉजेनी-कॉर्मन्स इक्वेशन यहाँ पर क्या बोलता है, कॉजेनी-कॉर्मन इक्वेशन की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पूरा क्या है, कॉजेनी-कॉर्मन इक्वेशन है। सभी इक्वेशन को मैंने मर्ज करके यहाँ पर ये पूरा बड़ा वाला इक्वेशन बना दिया था। ठीक है, ऐसा कोई इक्वेशन होता नहीं है, याद रखना, ऐसा कोई इक्वेशन होता नहीं है। मैंने मन से क्या किया, सभी को मिक्स किया और यहाँ पर मिक्स करके सभी को मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि मैं फैक्टर्स बताना चाह रहा था कि किन किन फैक्टर्स पे आपकी परमेबिलिटी डिपेंड करती है। तो थर्ड नंबर की जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी हम देख रहे हैं, थर्ड फैक्टर, वो K में यहाँ पर लिख रहा हूँ, वो हो जाएगा आपका गामा W डिवाइड में म्यू। ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये है आपकी फ्लूइड की प्रॉपर्टी F। ये किसकी प्रॉपर्टी है, फ्लूइड की, जो भी फ्लूइड आपका फ्लो रहा है उसकी प्रॉपर्टी। फिर हमने क्या लिखा, E³ डिवाइड में 1 + E लिखा, और फिर 1 डिवाइड में KX इंटू सरफेस एरिया का स्क्वायर देखा हम लोगों ने, और टॉर्टिवसिटी का स्क्वायर देखा, T²। अब यहाँ पर समझना, गामा W और म्यू क्या है, इनवर्स, गामा W म्यू क्या है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी, मतलब जो वाटर फ्लो हो रहा है उसका यूनिट वेट गामा W है, और उसकी म्यू क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी। म्यू यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, ये है आपका डायनामिक विस्कोसिटी।
ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या देखने को मिला, मुझे ये देखने को मिला कि आपका के जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है डायनामिक विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी बढ़ेगा तो के कम हो जाएगा, या विस्कोसिटी कम होगा तो के क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है। यदि मैं कहूँ कि मैंने डायनामिक विस्कोसिटी हाफ कर दी, डायनामिक विस्कोसिटी मैंने हाफ कर दी, तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ डायनामिक विस्कोसिटी मैंने 1/10 कर दी तो आपकी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है। अब ये तो वॉइड रेशो है, ये समझ में आ जाएगा आप लोगों का। एस क्या था, स्पेसिफिक सरफेस एरिया था। एस क्या है, यह आप लोगों का स्पेसिफिक सरफेस एरिया है आप लोगों की सॉइल में। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि आपका जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है वो क्या बता रहा है, यदि आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में बता रहा है स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ कि यदि स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो कुल मिलाकर ये मुझे यही रूल देखने को मिलता है कि आपका कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और ये जो के एक्स आप देख रहे हैं ये एक स्पेसिफिक सरफेस एरिया का एक कांस्टेंट है, ये क्या है, एक कांस्टेंट है। टी क्या आता है यहाँ पर, एक टर्म टॉर्टियोसिटी। टी यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिल रहा है, टॉर्टियोसिटी, है ना। ये टॉर्टियोसिटी क्या होता है, आप जैसे देख सकते हैं ये इन्वर्स में है, टॉर्टियोसिटी बढ़ेगा तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कम होगा, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है वो देखते हैं। पहले मैं लिख देता हूँ कि टॉर्टियोसिटी बढ़ता है तो आपका कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। देखो मेरी बात सुनना, यदि मुझे रास्ता मिलता है, यदि मुझे पाथ मिलेगा तो मैं कैसा मूव करूंगा, इस तरीके से मैं चलूंगा। ठीक है, लेकिन यदि पाथ कुछ इस टाइप का है कि मुझे इस टाइप से चलना पड़ रहा है, समझ रहे हो, यदि मैं इस टाइप से चल रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। 2 कंडीशन बताया हूँ, यदि मुझे स्ट्रेट पाथ मिलेगा तो मैं जल्दी जल्दी चल सकता हूँ, और यदि रास्ता मेरा कुछ जिगजैग है तो मुझे ऐसा जाना पड़ेगा, फिर ऐसे जाना पड़ेगा, फिर ऐसे जाना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, मुझे टाइम लग रहा है। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि वाटर के साथ भी सेम कंडीशन होती है। यदि आपके पास कोई सॉइल है, उसमें आपने पानी डाला और वाटर को यदि एक यूनिफॉर्म चैनल मिल गया तो पानी तुरंत फ्लो हो जाएगा, वहाँ पर टॉर्टियोसिटी नहीं है या एकदम कम है। लेकिन वाटर को वो चैनल नहीं मिला, जैसे आपने पानी डाला, वाटर को वो चैनल नहीं मिला तो वाटर क्या करेगा, रास्ता ढूंढेगा, इधर आएगा, एक वॉइड इधर है, दूसरा वॉइड इधर है, तीसरा वॉइड इधर है, फिर चौथा इधर है। तो ऐसा करते करते पानी को टाइम लग जाएगा बाहर आने में, मतलब परमेबिलिटी उसकी क्या हो गई, रिड्यूस। तो जब पानी ऐसा ऐसा फ्लो होता है ना, इसका मतलब है कि सॉइल में टॉर्टियोसिटी मौजूद है। तो जिस भी सॉइल में टॉर्टियोसिटी मौजूद होगा उस सॉइल की परमेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अब आप खुद सोचो कौन से सॉइल में टॉर्टियोसिटी हो सकता है, फाइन ग्रेन सॉइल में, क्योंकि फाइन ग्रेन सॉइल के वॉइड्स क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं। तो जिस भी सॉइल में वॉइड्स इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं वहां पर टॉर्टियोसिटी मौजूद होता है, और जिस सॉइल में टॉर्टियोसिटी मौजूद होता है उस सॉइल की परमेबिलिटी एकदम कम होती है। और जिस सॉइल में टॉर्टियोसिटी नहीं है, इसका मतलब यह है कि वॉइड्स लीनियरली, मतलब वॉइड्स जो है वो प्रॉपरली इंटरकनेक्टेड है, जैसे ही पानी डालोगे तुरंत फ्लो हो जाएगा चैनल के थ्रू। तो ग्रेवल्स में टॉर्टियोसिटी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन क्ले में देखने को जरूर मिलेगा। तो इसलिए मैंने लिखा कि टॉर्टियोसिटी जिस सॉइल में ज़्यादा, उसकी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी उतनी ही कम। तो ये आपके क्या मैंने बताया, यहाँ पे काफ़ी सारे फैक्टर्स आप लोगों को मैंने बताए। तो आपकी जो इक्वेशन थी, है ना, आपकी जो इक्वेशन थी यहाँ से लेकर यहाँ तक की मैंने क्या कर दी, कंप्लीट कर दी। अब क्या बचता है इसके अंदर, ABCD बचता है। देखते हैं ये ABCD क्या चीज़ है यहाँ पर। अब अपन देखते हैं कि ये ABCD यहाँ पर क्या है, क्या चीज़ है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ, ये वाला पोर्शन में हटा देता हूँ, एलन हेजन वाला आप लोगों ने लिख लिया होगा आशा करता हूँ, है ना। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, मैं एक बात लिख देता हूँ। ए जो है आपका, जो ए है वो है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से क्या देखने को मिल रहा है कि के ए के सामने लिखा हुआ है। मतलब इसका मतलब यह है कि यदि आपका इफ आपका ए इंक्रीज होता है तो आपका के भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब डिग्री ऑफ सेचुरेशन यदि आपका बढ़ता है सॉइल में तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सबसे पहले मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास एक पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल है। यदि मेरे पास एक पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल है तो यहाँ से मैंने पानी दिया,
मान के चलो ये मेरे पास कोई सॉइल है जो कि पार्शियली सैचुरेटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वाइट्स हवा से भरे हुए हैं और कुछ वाइट्स वाटर से भरे हुए हैं। यहाँ से मैंने क्या किया, एक पानी दिया। जब मैंने यहाँ से एक पानी दिया, नया वाटर यहाँ से मैंने दिया, तो ये नया वाटर किस वाइट्स के अंदर घुसेगा। यदि इस सॉइल सैंपल को इसको पार करना है, इसको क्रॉस करना है, तो ये वाटर कौन से वाइट्स में घुसेगा, हवा वाले वाइट्स में घुसेगा या जिसमें पानी था उसमें घुसेगा। तो मैं बोल रहा हूँ जिस वाइट्स में पानी मौजूद था उस वाले वॉइड में ये वाटर घुसेगा। क्यों? क्योंकि हवा वाला जो वॉइड था, जिस वॉइड में एयर फिल था, वो वॉइड इस नए वाटर को आने नहीं देगा, वो ब्लॉकेज की तरह काम करेगा, एयर ब्लॉकेज की तरह। तो ये जो नया वाटर आ रहा था फ्लो होने के लिए, हवा वाले वॉइड में नहीं घुस पाया, लेकिन उस वॉइड में जरूर घुस गया जिस वॉइड में पानी था। तो जिस वॉइड में पानी पुराना वाला मौजूद था, ये नए वाले वाटर ने पुराने वाले वाटर को धक्का दिया और फ्लो हो गया। समझ रहे? तो फ्लो इस तरीके से हो रहा था। मतलब जब भी आपके सॉइल में एयर मौजूद थे वहां पर फ्लो डिक्रीज हो रहा था, क्योंकि ये एयर ब्लॉकेज का काम कर रहा था। तो एयर जितनी कम रहेगी आपका परमेबिलिटी उतनी ज्यादा रहेगी। मतलब एयर का कम होना बोले तो पानी का सभी वॉइड्स में मौजूद होना। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन जितना ज्यादा रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी उतनी ज्यादा रहेगी, क्योंकि एयर उतना ही कम रहेगा। समझ में आई मेरी बात? तो आप यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन जितना ज्यादा, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी भी उतनी ज्यादा रहेगी। अब मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूं बी है हमारा एंट्रेप्ड गैसेस। एंट्रेप्ड गैसेस। अब ये क्या चीज है भैया एंट्रेप्ड गैसेस? तो मेरी बात यहाँ को समझना। बी को मैंने लिखा एंट्रेप्ड गैसेस। ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन में दिख रहा है कि एंट्रेप्ड गैसेस ज्यादा होगी तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि मैं अभी आपको बताया कि यदि आपके वॉइड्स में एयर फील है, एयर बोले तो गैसेस ही होगा, एयर मतलब क्या, गैसेस ही है। तो यदि आपके वॉइड्स में गैसेस मौजूद है तो वो आपके न्यू वाटर को फ्लो होने ही नहीं देगा, वो ब्लॉकेज की तरह काम करेगा। तो इन गैसेस का मौजूद होना सॉइल का पार्शियली सैचुरेटेड होने को शो करता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन को लेस शो करता है। तो एंट्रेप्ड गैसेस होने के कारण आपका वाटर फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एंट्रेप्ड गैसेस वाटर के लिए ब्लॉकेज का तरह काम करेगी, तो परमेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि यदि आपका बी क्या है, यदि आपका बी ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि के क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सी के बारे में। सी क्या है हमारे पास, इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज क्या चीज है? इम्प्योरिटीज है यहाँ पर कि इम्प्योरिटीज मतलब गंदगी। अब ये गंदगी किस में भी हो सकता है, गंदगी प्लास्टिक का कुछ टुकड़ा हो सकता है, कुछ हम जो चिप्स के चिप्स खाते हैं वो चिप्स के वो कुछ भी हो सकता है, रेपर वगैरह हो सकती है, या पॉलीथीन हो सकता है, कैरी बैग्स हो सकते हैं, कुछ भी प्रकार का डस्ट हो सकती है। तो किसी भी प्रकार का वेस्ट मटेरियल यहाँ पर इम्प्योरिटीज हो सकता है। अब ये इम्प्योरिटीज सॉइल में भी मौजूद हो सकता है, वाटर में जो वाटर फ्लो होना चाहता है उसमें भी मौजूद हो सकता है। तो जैसे ये इम्प्योरिटीज आएगी आपके सॉइल के वॉइड्स में जाके फंस जाएगा। जब आपके सॉइल के वॉइड्स में जाके ये इम्प्योरिटीज फंस गया तो अब आपको स्पेस ही नहीं मिलेगा फ्लो होने का। आपके पानी को फ्लो किससे होता है, पानी वॉइड्स से। अब वॉइड्स में तो इम्प्योरिटीज भर दी आपने, तो वाटर फ्लो ही नहीं हो पाएगा। तो इम्प्योरिटीज ज्यादा हो जाने से आपकी परमेबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि इफ आपकी इम्प्योरिटीज क्या है, यदि आपकी इम्प्योरिटीज ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम से कम रहेगा। ठीक है। उसके बाद डी है यहाँ पर लास्ट। डी है आप लोगों का एड्सॉर्ब्ड वाटर। डी क्या है आप लोगों का, एड्सॉर्ब्ड वाटर है ना, एड्सॉर्ब्ड वाटर है। अभी एड्सॉर्ब्ड वाटर क्या है ये भी आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि भैया इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है, मतलब एड्सॉर्ब्ड वाटर ज़्यादा तो आपकी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कम। एड्सॉर्ब्ड वाटर क्या होता है, सॉइल सॉलिड के सरफेस के चारों तरफ होता है। अब सोचो एक सॉइल सॉलिड ये था, दूसरा सॉइल सॉलिड इसके पास में रखा है। अब इस सॉइल सॉलिड के अब ये सॉइल सॉलिड के चारों तरफ एड्सॉर्ब्ड वाटर है। एड्सॉर्ब्ड वाटर कहाँ पर मौजूद होता है, सॉइल सॉलिड की सरफेस पर मौजूद होता है। तो ये एक सॉइल सॉलिड था, ठीक है, ये एक सॉइल सॉलिड था, ये दूसरा सॉइल सॉलिड था। दोनों के बीच में एक छोटा सा स्पेस है जिसको हम वॉइड कहते हैं। इसके चारों तरफ क्या हो गया, बहुत सारा एड्सॉर्ब्ड वाटर आ गया। इसके चारों तरफ भी क्या हो गया, बहुत सारा एड्सॉर्ब्ड वाटर आ गया। तो बीच का जो स्पेस था ये तो खत्म हो गया ना, क्योंकि एड्सॉर्ब्ड वाटर यहाँ भी बहुत ज़्यादा है, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा। तो हमारे पास वॉइड का स्पेस कम हो गया। एड्सॉर्ब्ड वाटर ज़्यादा होने से आपकी परमेबिलिटी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। जो नया वाटर आ रहा था वो फ्लो ही नहीं हो पा रहा था।
एड्सॉर्ब्ड वाटर ज़्यादा हो जाने के कारण। तो यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिला, मुझे कुल मिलाकर ये देखने को मिला कि यदि आपका एड्सॉर्ब्ड वाटर ज़्यादा है, इफ़ एड्सॉर्ब्ड वाटर ज़्यादा है, तो आपका कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये हमें लास्ट देखने को मिला। सो दिस वाज द टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। क्लियर है? तो आज का हमने अभी इतना देखा। क्या टाइम हो गया भैया, 2 बजने में है, 1 घंटा 2 हो ही गई, 2 बजी गई है। ठीक है, फ्यूचर कंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, मेड इजी वाले 45,000 रुपीज़ में लेक्चर दे रहे हैं, गेट एकेडमी फ्री में दे रही है। हाँ तो फिर डिफरेंस तो रहेगा बेटा। यदि फ्री में दे रहे हैं तो उसका फायदा देना चाहिए, आप लोगों ने लाइव आना चाहिए। आकांक्षा लिख रहे हैं अमित सर इज किंग ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, किंग विंग कुछ बात नहीं है। ठीक है, सब ठीक ठाक है। चलो और बताओ भाई। गेट एकेडमी के सबसे अच्छे टीचर, ठीक है भाई सत्यभूषण, थैंक यू सो मच। फाउंडेशन इंजीनियरिंग भी पढ़ा देंगे ना सर? हाँ भाई मैं सब पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। ईस्ट और वेस्ट अमृतसर इज बेस्ट। अरे भाई तुम लोग तारीफ कर देते हो ना तो मेरे को डर लगने लगता है। अभिषेक निगम लिख रहे हैं सर सिविल वालों ने रिकॉर्ड बनाया। क्या रिकॉर्ड बनाया भाई? कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया भाई अभी कुछ भी। अभी जैसे तुम लोग 100 के आसपास डेली लाइव रहते हो, जिस दिन 1000 के आसपास डेली लाइव रहोगे ना, पहले दिन का बात करो तो उस दिन थे 1200 लोग लाइव। जब फर्स्ट आरसीसी का मैंने लॉन्च किया था क्रैश कोर्स 5 या 6 सितंबर को, उस टाइम पे पहले दिन 1200 लोग थे। अभी उसके बाद से ना तुम लोग आलसी है, फिर 900 हुए, फिर 800 हुए, फिर 500 हुए, फिर 400 हुए, अभी 150 से ज़्यादा आते ही नहीं हो। पढ़ते सब है, मैं जानता हूँ कि सब लोग पढ़ते हैं, क्योंकि सेशन एंड होने के बाद व्यूज़ उतना ही आते हैं। अभी वो 50,000 व्यूज़ क्रॉस कर चुका है वो लेक्चर्स ऑन, तो लोग सब पढ़ेंगे लेकिन रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ेंगे। मैं जानता हूँ पढ़ते सब है लेकिन लाइव नहीं आते हैं, पता नहीं क्या आलसी आती है, या तो बिजी होंगे अलग अलग काम में। मज़ा आ गया लिख रहे हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी नहीं है सर उनके अंदर, बिल्कुल सही लिखे अभिषेक निगम आप। सुजीत कुमार मंडल लिख रहे हैं हम लोग डेली आते हैं सर। हाँ यार सुजीत, तुम्हारा नाम मुझे अक्सर देखने को मिलता है। आयुष तिवारी लिख रहे हैं जहाँ अमित सर खड़े हो जाते हैं सिविल इंजीनियरिंग वहीं से शुरू हो जाती है। यार ऐसा मत, बड़े बड़े शब्द मत लिखा करो यार। चलिए तो सेशन आज का फिर अपन यहीं पर स्टॉप करें। कल की क्लास में 1 घंटे का हो गया है ना, कल की क्लास में इसके अपन आगे का डिस्कस करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि अपन लोग क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व करना अपन लोग स्टार्ट करेंगे धीरे से। मैं क्या सोच रहा था कि पहले थ्योरी ना काफ़ी सारा पढ़ा देता हूँ, उसके बाद अपन क्वेश्चन लगाना चालू करते हैं, ठीक है? क्योंकि थ्योरी पढ़ाने के बाद क्वेश्चन ऐसी चीज़ है कि आप खुद भी लगा सकते हैं। थ्योरी ऐसी चीज़ हो जाती है ना कि वो आप खुद भी लगा सकते हैं धीरे धीरे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी उसमें। वाह यार भाई मज़ा आ रहा है ना। चलो क्रैश कोर्स, मन आपकी स्पीड डबल हो जाती है पर समझ बराबर आता है हमें। स्पीड तो बढ़ाना पड़ेगी ना यार, अपन मेन कोर्स थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, अपन क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, तो स्पीड तो अपने को मेंटेन करना पड़ेगी। स्पीड नहीं बढ़ाएंगे तो मज़ा कैसे आएगा? स्पीड बढ़ाना ज़रूरी है भाई, है ना? स्पीड बढ़ाना एकदम ज़रूरी है। और बताओ भाई। नहीं अभी अंशु सिंह आप बोल रहे हैं परमेबिलिटी हो गया, अभी नहीं हुआ है। अभी इसके अंदर अपन लोग स्ट्रेटिफाइड सॉइल का केस देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन को इसके अंदर क्या देखना है, नेक्स्ट क्लास में अपन लोगों को इसमें स्ट्रेटिफाइड सॉइल का केसेस देखना है कि यदि मेरी सॉइल में जो स्ट्रेटिफाइड है, मतलब थोड़ी सी थिकनेस तक अलग सॉइल, उसके बाद अलग सॉइल, उसके बाद अलग सॉइल, तो जब 3-4 अलग अलग प्रकार की सॉइल्स आ जाए
तो उस केस में हम कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, तो उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले रहेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की अपन यहाँ पर बात करने वाले रहेंगे। ठीक है, चलो CSVTU कब से कॉलेज स्टार्ट होगा, मुझे क्या पता भाई कब से होगा, ये तो उधर मोदी जी से पूछो वो कब से अलाउ करेंगे। ठीक है, डेली आप लोगों को तो मिल ही रहा है ना अभी आप लोगों का क्या क्या चल रहा है। जहाँ तक मेरे को याद है अभी तो आप लोगों का मैथ्स चल रहा होगा, है ना। मैं एक बार चेक करके आप लोगों को बताता हूँ। कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि अभी क्रैश कोर्स में क्या क्या चल रही चीज़ है सिविल वालों के लिए। देखो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि क्रैश कोर्स में आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या क्या चल रहा है। सिविल वालों के लिए सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन का लेक्चर आ जाता है 11 बजे, उसके बाद जियो टेक्निकल आ जाता है 1 बजे, फिर उसके बाद 5 बजे आ जाता है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, बराबर बोल रहा हूँ, और फिर रात के 9 बजे आ जाता है ओपन चैनल फ्लो। तो 4 लेक्चर्स आप लोगों को डेली मिल रहे हैं। तो चारों लेक्चर को यदि मैं ऐड करूं तो ऑन एन एवरेज 5 घंटे का कंटेंट आपको डेली मिलता है, कम से कम मिनिमम 5 घंटे का। 4 लेक्चर मतलब कम से कम 5 घंटे का कंटेंट आपको डेली मिल रहा है। सो यू शुड बी वेरी हैप्पी, और आपको प्रिपरेशन अच्छी तरीके से नोट्स बनाकर करना चाहिए। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, 11 बजे सुबह ट्रांसपोर्टेशन मिलता है, 1 बजे जियोटेक मिलता है, शाम को 5 बजे फ्लूइड मैकेनिक्स मिलता है, और रात के 9 बजे आप लोगों को ओपन चैनल फ्लो मिलता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर पता लग चुकी होगी। रात के 9 बजे ओपन चैनल फ्लो का टॉपिक भी मैं आपको बता देता हूँ। जियोमेट्रिक पैरामीटर्स ऑफ OCF मिलेगा आपको। अभी 1 बजे अपन लोगों ने परमेबिलिटी देख लिया। शाम को 5 बजे जो है वो वर्कबुक प्रॉब्लम्स सॉल्व होगा। अच्छा, मैकेनिकल सेक्शन वालों के लिए होगा, ठीक है, वर्कबुक के प्रॉब्लम्स। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का जो है वो लेक्चर आ चुका है, डिटर्मिनेशन ऑफ साइकिल लेंथ, है ना, वेबस्टर मेथड सर ने बताया है, प्रतीक सर के लेक्चर है ट्रांसपोर्टेशन के। तो इतना सारा कंटेंट डेली मिल रहा है। सो यू पीपल शुड बी, है ना, अट्रैक्टिव होना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए, सब कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए, अच्छे तरीके से प्लानिंग होना चाहिए, और पूरी तरीके से जितना ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हो क्रैश कोर्स से आपको निकालते आना चाहिए। समझ रहे हो, जितना ज़्यादा फ़ायदा आप निकाल पाओगे, आउटपुट जितना ज़्यादा निकाल पाओगे उतना आपका ही फ़ायदा होगा यहाँ पर। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अब आपका बचता क्या है। अच्छा, मैथ से भी आ रहा है, मैथ से इसमें मैं मेंशन नहीं किया हूँ, 11 बजे मैथ से भी लग जाता है आप लोगों का, है ना। 5 मिल रहा है भाई, अरे मैथ से 2 घंटे चलता है, तो आपको डेली 7 घंटे का कंटेंट मिल रहा है। मैं बताना भूल गया, इसके अंदर मैथ से भी आता है 11 बजे। तो मैथ्स आने के कारण लाइव क्लास में आपको टोटल क्रैश कोर्स में 7 घंटे का कंटेंट मिल रहा है। 7 आवर्स का कंटेंट डेली मिलता है, जो कि हमारे पेड यूजर्स को ही हम देते हैं एक तरीके से, है ना। तो सब कुछ आपको फ्री में मिल रहा है, तो इसका पूरा बेनिफिट आपको लेना चाहिए। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूँ, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप क्रैश कोर्स ही फुल कोर्स है वास्तव में हम लोगों का, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों का फुल कोर्स इसमें बहुत एक्सपैंडेड लेवल पर होता है। इसमें से बहुत सारी चीज़ें मैं काट भी देता हूँ, लेकिन आपको वो पता नहीं लगता है। कारण क्या है कि मैं वो चीज़ें यहाँ से काटता हूँ जो पिछले 25 साल में एक बार पूछी गई है या नहीं पूछी गई है। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। क्रैश कोर्स में आप लोग खुद समझदार हैं, यहाँ पे इंजीनियर है, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि आप समझदार हैं कि क्रैश कोर्स, क्योंकि नाम ही मैंने दिया है क्रैश कोर्स, अदरवाइज मैं फुल कोर्स या मेन कोर्स नहीं रख देता इसका नाम, है ना। तो क्रैश कोर्स में चीज़ों को क्रैश करके पढ़ाऊंगा, काट के पढ़ाऊंगा, उतना पढ़ाऊंगा जितना रिक्वायर्ड है। लेकिन फुल कोर्स जब आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर कुछ अलग चीज़, अलग तरीका और अलग स्टाइल आपको देखने को मिल रहा है, और कंटेंट का लेवल भी वहाँ पर एक्सपैंडेड होता है। ठीक है, तो वो पूरी जानकारी आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं समझना है कि यही फुल कोर्स में हम पढ़ाते हैं, इसके अलावा भी 10 चीज़ें और एक्स्ट्रा बताते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को फिर अपन यहीं पर स्टॉप कर दें क्या। लव फ्रॉम मुजफ्फरपुर लिख रहे हैं, न्यूमेरिकल, हाँ न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा भाई, सही समय आने पर मैं न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। हो ठीक है भाई, चलो मिलते हैं फिर। अपन नोट्स बना रहे हैं ना जियोटेक का, बहुत बढ़िया बेटा, बनाते रहो इसी तरीके से मंडल्स जी। चलिए भाई, ठीक है, फिर अपन दिसंबर तक अपन को ख़त्म करना है पूरा सिलेबस, है ना। और आराम से मैं करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। सिविल में किसी भी प्रकार का कुछ प्रॉब्लम होने से मेरे को बताना है।
ठीक है, सेशन अपन यहीं पर स्टॉप करेंगे, फिर मिलेंगे अपन इसी तरीके से। मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, हंसते रहिए, और खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। खुश रहोगे तो आपको चीज़ें जल्दी जल्दी रिवाइज भी कर पाओगे और जीवन में आगे भी बढ़ पाओगे। ठीक है, लव यू सो मच, लव यू ऑल। ठीक है, सेशन में यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ में। बाय बाय, गुड डे, हैव अ नाइस डे।